अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज पाकिस्तान में एक बहुत ही गैर मामूली दिन है। आज पाकिस्तान में पीटीआई और फौज दोनों की रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं और आ, इसके नतीजे में जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है और जीएचक्यू और कोर कमांडर्स के घरों पर जो हमले हुए हैं, इसके बाद क्या मुल्क में एमरजेंसी लग सकती है, क्या पीटीआई को एज ए जमात का लदम करार दिया जा सकता है, इस सब पर आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब को जो गिरफ्तार किया गया है, इसकी प्लानिंग कब और कैसे हुई, इस पर भी आपको ज़रा अंदर की खबर देंगे, बड़ी खबर जो होगी। तो देखिए, अब हालात ये हैं इस वक्त मुल्क में कि आपको मालूम है इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से कहते थे कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में बात करते थे, मेजर जनरल फैसल नसीर के बारे में बात करते थे, आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बारे में बात करते थे। इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा को वो मीर जाफ़र और मीर सादी का गद्दार कहते रहे। तो ये सब कुछ वो कर रहे थे। तो आज जो हुआ उससे एक चीज़ तो नज़र आई कि अब जो पहले एक तासुर था कि शायद जो इमरान खान साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो शायद फ़ौज पर प्रेशर डाल रहे हैं उनको अपने साथ मिला के हुकूमत गिरा के और फिर ख़ुद इक़्तिदार में आने के लिए। लेकिन आज के जो मनाजिर हैं उन्होंने कम से कम ये दिखा दिया है कि इमरान खान साहब ने जो अपने फॉलोअर हैं उनको इतना ज़्यादा आप कह लें कि फ़ौज के मामले में रेडिकलाइज कर दिया है कि वो अब जो पाकिस्तानी फ़ौज है इसको मज़ीद नहीं इस किरदार में बर्दाश्त करेंगे कि वो पीटीआई की साइड पर ना हो, या उनका लीडर अगर गिरफ़्तार हो तो फ़ौज के जिसे कहते हैं ना वो कदमों को गर्म हवा नहीं लगेगी, बल्कि उससे बहुत आगे बात जाएगी। तो इमरान खान साहब को सबसे पहले तो हम बताएंगे गिरफ्तारी की जो प्लानिंग है, बाकी चीज़ों पर आते हैं इमरजेंसी या पीटीआई बारे में। तो वो ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की प्लानिंग जो बज़ाहिर एक तासुर जा रहा है कि शायद जो उन्होंने परसों जब से मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाए कि उन्होंने मुझे 2 दफ़ा कत्ल करने की साजिश की है, और उसके जवाब में कल आईएसपीआर की जो प्रेस रिलीज़ आई कि इमरान खान साहब झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और फ़ौज कानूनी जिसे कहते हैं वो कार्रवाई का हक़ महफूज रखती है। तो शायद उसकी वजह से आज सुबह इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार किया गया। तो हम आपको पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला आज से 1 हफ़्ता कबल हुआ था, और उसके लिए स्पेशली नैब रावलपिंडी जो ऑफिस उनका इधर ही है इस्लामाबाद में ही, वहाँ पर एक स्पेशल सेल बनाया गया था G5 में। एक रूम को पूरी तरह रेनोवेट किया गया था जहाँ पर इमरान खान साहब को रखा जाना था, और उस पर काफ़ी ख़र्चा भी हुआ था उस रूम को सेट करने के लिए। और तो ये सब कुछ तैयारी 1 हफ़्ता पहले कर ली गई थी। और उसके बाद ये जो केस भी है, आपको इस केस का भी थोड़ा सा बता दें, ये वो अल-कादिर ट्रस्ट है जो इमरान खान साहब ने आपको मालूम है उन्होंने मलिक रियाज के जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया है, सबसे बड़ा हराम खोर है पाकिस्तान में और हराम खाता है मलिक रियाज, उसकी जो हराम की कमाई यूके गवर्नमेंट ने पकड़ी थी, उसको जब पाकिस्तान को वापस किया गया $190 मिलियन, तो 60 अरब बनते हैं, तो उसके बदले में जो इल्ज़ाम लगता है वो इमरान खान साहब ने कोई 450 एकड़ ज़मीन मलिक रियाज से तोहफे के तौर पे एक अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के नाम पर ली, जो कि उनके बकौल उन्होंने कोई रूहानी यूनिवर्सिटी वहाँ बनाई थी। और कैन यू बिलीव कि उस यूनिवर्सिटी में अभी तक 40 तलबा भी नहीं पढ़ते। उसके नाम पर 458 एकड़ ज़मीन इमरान खान साहब ने ली, जिसकी मालियत तकरीबन 7 अरब रुपये बनती है। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के नाम पर भी फिर आपको पता है मलिक रियाज की बेटी की कॉल पकड़ी गई कि फ़रा गोगी जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की फ्रंटमैन थी, वो बुशरा बीबी के लिए उससे 5 करात वो हीरे की अंगूठी मांग रही थी कि 5 करात का तो हीरा कम से कम दो। तो ये वो केस है। तो केस तो बहुत बड़ा है, इसमें तकरीबन 60 अरब
रुपए मलिक रियाज के हराम के साइफन ऑन ऑफ करने के लिए इमरान खान साहब ने तकरीबन उस ज़मीन की मालियत 7 अरब रुपए ली जा रही है, तो वो लिए। तो बहरहाल वो केस है, उसमें इमरान खान साहब के फिर वो वारंट जारी हुए। इमरान खान साहब इस केस में पहले ज़मानतें लेते रहे थे तोशा खाना में भी, तो अब उसके बाद वो ज़मानतें की मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी। तो अब इमरान खान साहब को बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार किया गया। और इसमें ये बड़ा ग्रे एरिया था। एक ये था कि अगर तो कोर्ट रूम के प्रेमिसेस से गिरफ्तार किया जाए तो वो गैर कानूनी था, लेकिन कोर्ट रूम के बाहर से गिरफ्तारी गैर कानूनी वैसे नहीं होती। लेकिन अहाता अदालत का भी बहुत एहतराम रखा जाता है, तो ये बड़ा ग्रे एरिया था। अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिन्होंने इसका नोटिस लिया भी, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, वो इसको गैर कानूनी करार दे सकते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में आपने किस तरह से ये कर लिया, लेकिन उन्होंने रात तक फैसला महफूज रखा। अभी थोड़े चंद लम्हे पहले उन्होंने ये फैसला सुनाया है। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि उन्होंने इतनी देर ये इतने से छोटे से मामले का फैसला क्यों महफूज रखा। तो देखिए, सबकी नज़रें इसी फैसले पर थीं, क्योंकि नज़र आ रहा था कि अगर तो फौज ने, जो पीटीआई और के जत्थों ने जो कारकुन थे, जिस तरह से उन्होंने जज्बाती होके जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउसेस का रुख किया, तो या तो वो उस प्रेशर में फ़ौज अब सरेंडर करेगी, पीछे हटेगी, और अगर उन्होंने पीछे हटना होता, सरेंडर करना होता, तो वो फेस सेविंग के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह सकते थे कि आप इमरान खान साहब की बेल कर दें, उनको रिलीज़ करवा दें, ताकि वो होगा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने छोड़ दिया तो इमरान खान बाहर आ गए तो प्रोटेस्ट भी बंद हो जाते। और दूसरा ये था कि अगर फ़ौज ने फैसला कर लिया कि ये तो रेड लाइन इमरान खान ने क्रॉस किया कि पीटीआई के लोग हमारे जीएचक्यू में घुसे, कोर कमांडर हाउसेस में घुसे, लूट मार की, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो उस सूरत में तो फिर इमरान खान साहब को कोई उनके रिहा होने का इम्कान नहीं था। तो फिर यही हुआ कि इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया। कोर्ट प्रेमिसेस में हाँ, तोड़ फोड़ और कार्रवाई के ऊपर उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला और आईजी को तौहीन अदालत का नोटिस कर दिया है। लेकिन अब इमरान खान साहब को एक 7 मेंबर वो बनाया गया, जो मेडिकल बोर्ड था, उसने इमरान खान साहब का जाके चेकअप किया नैब के ऑफिस में। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ब्लड टेस्ट देने में थोड़ा रजिस्ट किया, वो ब्लड टेस्ट नहीं देना चाहते थे। क्या वजह थी कि वो ब्लड टेस्ट क्यों नहीं देना चाहते थे, उनके ब्लड में ऐसा क्या था, तो वो जानते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, ये एक पीटीआई के लिए भी रेड लाइन थी। उन्होंने कहा हुआ था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। तो जहाँ पर रियासत ने वो रेड लाइन क्रॉस की कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया, तो जवाब में इमरान खान साहब के कारकुनों ने भी रेड लाइन क्रॉस की, जो फौज की तय करदा रेड लाइन थी कि हमारी तरफ नहीं आना। तो वो पीटीआई के लोग गए, और इसमें हमें बहरहाल ये तोड़ फोड़ की किसी तरह से भी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती अगर वायलेंट प्रोटेस्ट हों। लेकिन एक चीज़ हमें जो बड़ी डेयरिंग नज़र आई, वो पीटीआई की ख़वातीन थी, जो जीएचक्यू का जो दरवाज़ा जिस जंगले को हिला के तोड़ रही थी, खुलवा रही थी, वो एक खातून थी आगे बढ़ के। फिर लाहौर में एक खातून ने, जो पीटीआई की कारकुन थी, उन्होंने बड़े डेयरिंग अंदाज में उन्होंने पुलिस वालों के आगे दुपट्टा उन पर फेंका, और फिर वो पुलिस वालों ने जिस अंदाज में इंतहाई बदतरीन तरीके से उनको शर्मनाक तरीके से बालों से पकड़ के अरेस्ट किया, दैट वाज आल्सो समथिंग रियली शेमफुल और एंड डिस्कस्टिंग। एक जमहूरी मुल्क में ये हो रहा था। लेकिन बहरहाल ये हमले तो हुए, पीटीआई के लोगों के हमने वीडियोज़ देखे। वो कोर कमांडर हाउस लाहौर में घुसे हुए थे, वहाँ पर वो कह रहे थे कि जनाब ये देखो, हमने कोर कमांडर हाउस में फौजी एहलकारों को वो घेर घेर करते कहा था इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना। फिर कोर कमांडर हाउस का फर्नीचर और सोफे दिखा दिखा कह रहे थे कि ये देखो, ये हमारे टैक्स के पैसों के हैं। और फिर उन्होंने वहाँ पे लूटमार भी की, रेफ्रिजरेटर से स्ट्रॉबेरीज निकाल के खाते रहे, सोफे जला दिए, मोर शोर जो कोर कमांडर हाउस में रखे हुए थे, वो मोर वगैरह वो निकाल के ले गए। तो ये सब कुछ हुआ वहाँ पर। और इसमें इसी दौरान जो प्रोटेस्ट हुए, इस दौरान कोयटा में एक और फैसलाबाद में 2 पीटीआई के कारकुनों की हलाकतें भी हुई सिक्योरिटी फोर्सेस से क्लैशेस में। इसके अलावा मियाँ वाली,
में एयर बेस के बाहर तोड़ फोड़ हुई, और सरगोदा में बेस के बाहर हुई। पेशावर में चागी का जो पाकिस्तान के एटमी ताकत की अलामत है उसका जो एक वो मोनूमेंट बना हुआ था वो जला दिया पीटीआई के कारकुनों ने। दीर में दीगर शहरों में भी इसी तरह हमले हुए। मुल्तान में कोर कमांडर हाउस पर भी हमला हुआ। गुजरांवाला कैंट में भी इसी तरह के हमले किए पीटीआई के लोगों ने। तो ये सब कुछ हुआ, और इसमें अब इस वक्त पूरे मुल्क में ट्विटर और दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करके अब इस वक्त एक जिसे कहते हैं ना क्लियर करने का ऑपरेशन चल रहा है, जो फ़ौज और पुलिस के एहलकार मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। रेंजर्स की मावनत भी हासिल है, और वो कोर कमांडर हाउस लाहौर से कब्ज़ा छुड़वा रहे हैं पीटीआई के लोगों का। जो जीएचक्यू के बाहर पीटीआई के लोग हैं उनको वो टैकल कर रहे हैं, और दीगर जगहों पर ये कार्रवाइयाँ चल रही। तो रियासत अब अपनी ताकत इस्तेमाल कर रही है जवाब में। पीटीआई ने अपना मसल दिखा दिया कि वो क्या कर सकती है। लेकिन अब आप ये कहें कि क्या इसके बाद मुल्क में इमरजेंसी लग सकती है और इमरान खान की जो जमात है पीटीआई ये कालेदम करार दी जा सकती है। तो जो पहली खबर है उसकी तो हम आपको बता दें कि वो तो नहीं है कि मुल्क में कोई इमरजेंसी लग सकती है। लेकिन हाँ, ज़रा ये बता रहे हैं कि फ़ौज के जो अंदर है इसमें बहुत गमो गुस्सा पाया जाता है जो पीटीआई के लोगों ने किया, और इस वजह से पीटीआई के जो लोग हैं बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं। असद उमर साहब और दीगर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारे खिलाफ साजिश हुई है, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये कारकुन हमारे नहीं है, ये कोई और लोग हैं, साजिश करके हमलावर करवाए गए। ऐसा नहीं है, ये पीटीआई के ही लोग थे और 4 लोग थे। इसमें जो चीज़ इस वक्त जो ज़ेर गौर है, जो फ़ौज समझने की कोशिश कर रही है कि क्या ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब ने पहले से प्लानिंग की हुई थी कि जैसे ही मैं गिरफ्तार हूं तो इन मुकामात को फ़ौज के हमलों का निशाना बनाना है। और उसके लिए आप एक चीज़ दिलचस्प देखिए कि इमरान खान साहब बार बार डीजीसी आईएसआई मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लेते हैं, उन पर अपने ऊपर कातलाना हमलों का इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन ना तो आईएसआई के किसी ऑफिस के बाहर लाहौर में एहतजाज हुआ या कोई हमला हुआ, ना इस्लामाबाद में ऐसा कुछ हुआ, ना मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के घर की तरफ कोई गया इस्लामाबाद में। लेकिन कोर कमांडर्स और जीएचक्यू को अटैक किया गया। तो फौज में इस चीज़ को इस नज़र से देखा जा रहा है कि इसका मतलब है कि ये इमरान खान साहब प्लान करके गए थे, और बुनियादी तौर पे जो पहले से एक चीज़ समझी जा रही थी कि बेसिकली मेजर जनरल फैसल नसीर को टारगेट करके इमरान खान साहब असल में जनरल आसिम मुनीर को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके ये ब्लू आइड ऑफिसर हैं मेजर जनरल फैसल नसीर। तो फिर अब इमरान खान साहब ने फाइनली एक डायरेक्ट अटैक भी मेजर जनरल आसिम मुनीर पे किया है। तो वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं जो हम पहले से कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को ही इमरान खान साहब का हटाना असल में हदफ है, और ये हदफ उन्होंने तय कर रखा है साबिक डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर। और वो टारगेट ही ये है कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, इलेक्शन हों, उसमें जुडिशरी भी कभी एक धड़ा उनके साथ सेम पेज पर है कि उनको इलेक्शन दिलवाया जाए, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने, फिर वो जनरल फैज़ हमीद को रिटायर होने के बावजूद वापस डीजीआईएसआई बनाएं, और फिर जनरल आसिम मुनीर को भी डी नोटिफाई किया जाए या अदालत से उनकी तैनाती को कालेदम करार दिया जाए, और फिर उसके बाद वो फिर अपनी पसंद का एक जर्नैल आर्मी चीफ बनाए, और फिर दोबारा से रावी जिसे कहते हैं ना, वो चैन तो क्या लिखेगा मुल्क में, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब के लिए गलियाँ सुनियाँ हो जाएंगी और वो अकेले मिर्ज़ा यार की तरह फिरते रहेंगे। तो ये वो उन डॉट्स को भी कनेक्ट किया जा रहा है। तो इसलिए ये तो नहीं इम्कान कि कोई इमरजेंसी होगी। फ़ौज ज़रा ये बताते हैं कि इस वक्त आपने देखा जीएचक्यू पर भी जब पीटीआई के कारकुन पहुंचे या लाहौर में कोर कमांडर, तो फ़ौज के लोग सिक्योरिटी के लिए मौजूद नहीं थे। तो वो ज़रा ये बताते हैं कि जब लाहौर में जो ही लिबर्टी चौक से पीटीआई के कारकुनों ने मार्च शुरू किया था, तो उसी वक्त जो कोर कमांडर लाहौर थे वो अपनी रिहाइश गाह छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उनको ये आइडिया था कि वहाँ पर पीटीआई के कारकुन आएंगे और हमला हो सकता है। जीएचक्यू में भी नहीं फ़ौज के लोग खड़े किए गए, और ये जीएचक्यू का वही गेट था जिससे पीटीआई के लोग एंटर हुए, जिसमें से 2009 में
जब डॉक्टर उस्मान की सरबराही में टीटीपी ने हमला किया था और वो एंटर हुए थे जीएचक्यू में, तो सेम उसी गेट से अब पीटीआई के कारकुन भी एंटर हुए हैं। तो ये आप कह लें कि दूसरी दफ़ा जीएचक्यू के ऊपर अगर हमला हुआ है तो वो सेम उसी गेट से हुआ है। तो अब चीज़ ये है कि उसको देख के ये सब कुछ लेकिन फ़ौज ने कोई उस तरह से फायरिंग नहीं की। सिर्फ इधर रावलपिंडी में जो हमज़ा कैंप है जो आईएसआई का है, वहाँ पर जो पीटीआई के कारकुनों ने हमले किए तो उधर फायरिंग हुई जिसमें 3 पीटीआई के कारकुन ज़ख्मी हुए हैं। तो अब हालात ये हैं कि इस सब के वजह से अब ये देखा जा रहा है कि एमरजेंसी तो खैर हम आपको बता दें नहीं लग रही मुल्क में, क्योंकि ज़ाहिर बात है या तो हो ना कि गवर्नमेंट सेम पेज पे नहीं है या कुछ और है तो एमरजेंसी की कोई ज़रूरत पेश है। इस वक्त दोनों सेम पेज पर हैं पीटीआई के बारे में, तो एमरजेंसी नहीं है। हाँ, इस चीज़ को आगे जाके बुनियाद के तौर पर देखा जा सकता है कि क्या फौरी एमरजेंसी का कोई इम्कान नहीं है, नॉट ऑन कार्ड्स, लेकिन आगे जाके देखा जा सकता है कि अगर ये अनरेस्ट इसी तरह कायम रहे तो फिर, क्योंकि अगर इमरजेंसी लगेगी तो 1 साल के लिए इमरजेंसी लग जाएगी, फिर पीटीआई को आप कह लें कि कहीं जून जुलाई 2024 तक इलेक्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन दूसरा जो एक ऑप्शन है वो पीटीआई एज ए पार्टी है। इस वायलेंस के बाद पीटीआई के ख़िलाफ़ ज़रूर एज ए जमात केसेस किए जा सकते हैं और उसके लिए अभी एविडेंस देखी जा रही है कि अगर ये एविडेंस मिलती है कि इमरान खान साहब ये हदायत देकर और ये कहीं ये प्लान बना कर गए थे कि अगर उनको अरेस्ट किया जाएगा तो किस किस्म की जवाबी कार्रवाई होगी, तो फिर उस सूरत में पीटीआई को एज ए पार्टी कालेदम करार देने की कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है। और आपको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए, पाकिस्तान में एक माजी है, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो डॉन लीक्स एक अमेजिंग स्टोरी थी सरल मैडा की और बिल्कुल ठीक स्टोरी थी, उस पर जब मियां नवाज शरीफ साहब को दीवार से लगाया गया और रिजेक्टेड का एक ट्वीट किया गया तो मियां नवाज शरीफ ने वो ट्वीट तो वापस करवा लिया था, लेकिन फ़ौज ने फिर उनसे बदला उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में लिया था लाइफ टाइम। तो अब इमरान खान साहब के भी केसेस तो बहुत खौफनाक हैं, तोशा खाना वाला भी और ये अलकादिर ट्रस्ट वाला भी, ये दे लाइक खौफनाक किस्म के केसेस हैं। इनमें करप्शन जिसे कहते हैं ना, इतनी खुले पैमाने पर इमरान खान साहब ने की हुई है कि लाइक कोई चांस ही नहीं। तो क्या फिर इमरान खान साहब भी अब उसी इंजाम की तरफ जा रहे हैं जिसका शिकार मियां नवाज शरीफ हुए? आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।